वेलकम व्यूवर्स टू द पार्ट 4 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसे लेकर काफी जबरदस्त हियरिंग 20 मई को हमें देखने को मिली। ये केस सिर्फ एक लीगल टसल नहीं बल्कि रिलीजियस राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बीच एक डेलिकेट बैलेंस का सवाल बन गया है। 20 मई की हियरिंग में कई सीनियर एडवोकेट्स ने अपने सबमिशंस दिए और हर एक ने एक नए एंगल से इस एक्ट के इम्प्लीकेशंस को समझाने की कोशिश की। और फाइनली आपको बता दें कि इस केस में पिटिशनर्स के मेन आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई ने इस मामले में एक बड़ी बात भी डिसाइड की है, और वो क्या है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए थे, और वही बात उठी थी पिटिशनर्स की तरफ से सेक्शन 5 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट की, जो कि 2025 के अमेंडमेंट्स के क्लॉज 3D के साथ रीड की गई। अब पिटिशनर्स का कहना है कि ये एक तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रोटेक्शन को डाइल्यूट करने की कोशिश है। अगर ऐसे ही लेजिस्लेटिव सुपर इम्पोजिशन होती रही तो 1991 का एक्ट, जिसका मकसद था रिलीजियस साइट्स का स्टेटस को मेंटेन करना, उसकी सैंक्टिटी पे डायरेक्ट अटैक हो सकता है। इस आर्गुमेंट ने कोर्टरूम में एक लेयर्ड डिस्कशन शुरू कर दिया। क्या नए अमेंडमेंट्स पुराने लीगल सेफगार्ड्स के ऊपर ओवरराइड बन रहे हैं? जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पॉइंट पर आए, जो कि उन्होंने कहा कि 2013 के बाद से अचानक से इंक्रीज देखने को मिला है वक्फ प्रॉपर्टीज में, उस पे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया रिगार्डिंग द परसेप्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन वक्फ प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा कि ये जो लोगों को लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज अचानक से बढ़ गई है, एक्चुअली ये डिजिटाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट है। 2013 से रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन पोर्टल पे स्टार्ट हुआ और उसके बाद ग्रेजुअल डेटा पॉपुलेट किया गया। इसको लोग गलत तरीके से फ्रेश प्रॉपर्टी एडिशन समझ रहे हैं, जबकि ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स का सिस्टमैटिक अपडेट है। ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोग स्पेशली सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में ये नैरेटिव चल रहा है कि वक्फ बोर्ड ने नए नए प्रॉपर्टीज ग्रैब किए हैं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये परसेप्शन डिस्पेल करने की पूरी कोशिश की और क्लियर किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन को मिसरीड किया जा रहा है। फिर डिस्कशन चली वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन पर। सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने काफी डिटेल्ड लीगल हिस्ट्री दी। उन्होंने बताया कि 1923 एक्ट, 54 एक्ट और 95 एक्ट में रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या क्या प्रोविजंस थे। 1923 एक्ट में डिक्लेरेशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ती थी। सेक्शन 5 में अकाउंट्स मेंटेन करने की बात थी और सेक्शन 10 के अंदर पेनल्टी 500 रुपए थी, जो बार बार नॉन कंप्लायंस होने पर 2000 तक बढ़ सकती थी। फिर उन्होंने 1954 एक्ट का जिक्र किया, जिसमें चैप्टर 4 वक्फ रजिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर ले करता है और सेक्शन 41 में नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टीज और मुतवालीज का रिमूवल भी इंक्लूडेड था। 95 के एक्ट में आए तो सेक्शंस 36 और 61 आए, जिसमें फाइन 10,000 तक था। आज के टाइम में पेनल्टी 25,000 तक बढ़ चुकी है। पर ये सब बातें सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने इसलिए उठाई क्योंकि वो एम्फसाइज करना चाहते थे कि कोई भी सब्सटेंटिव लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं है अगर वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है, यानी लॉ में टीथ नहीं है। यानी कि अगर एक वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं किया जाता तो वो कहीं से ये बात नहीं कहता है कि वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से अपना स्टेटस एज वक्फ लूज कर देगा। सीनियर एडवोकेट सिंह ने कहा वक्फ एक्ट 2025 की वजह से इंटायर वक्फ प्रॉपर्टी बैनिश हो जाती है। ये एक बोल्ड और लोडेड स्टेटमेंट था। अगर सरकारी नैरेटिव ये है कि अमेंडमेंट ट्रांसपेरेंसी के लिए है, तो ये आर्गुमेंट कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे वक्फ एक्सिस्टेंस को ही अंडरमाइन किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट हमादी ने भी अपने सबमिशंस में कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रेज किए सीजेआई बीआर गवई के सामने। उनका नेक्स्ट सबमिशन बहुत ही पर्सनल था, जब उन्होंने कहा कि मुझे कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या कोई मुझसे पूछेगा कि मैं रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ? अगर कोई मुस्लिम शराब पीता है तो क्या वो मुस्लिम नहीं रहेगा? इस तरह के क्वेश्चंस एक कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम को पब्लिकली इंट्रोगेट करने जैसा लगता है, और यही उन्होंने कोर्ट रूम में हाईलाइट किया। उन्होंने सेक्शंस 107 और 108 का रेफरेंस दिया और कहा कि इवैक्यूई प्रॉपर्टीज पे इसका जबरदस्त इम्पैक्ट होगा। अगर मैं किसी इवैक्यूई डिक्लेरेशन को चैलेंज करना चाहता हूँ तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर वो बार्ड हो जाता है। 1904 और 1954 के अंदर कई एंशिएंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मॉस्क लिस्ट की गई थी, सब ऑब्लिटरेट हो जाती है एक्ट 2025 के इम्प्लीमेंटेशन से। उन्होंने आर्टिकल 15 का भी रेफरेंस दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। सीनियर एडवोकेट हमादी ने कहा कि ये एक्ट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है और आर्टिकल 15 इज वायलेटेड है। कोर्ट रूम में एक खामोशी सी छा गई जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे जब सवाल उठते हैं तो वो सिर्फ लीगल नहीं, मॉरल क्राइसिस भी होते हैं। उन्होंने क्लॉज 3D की भी खास तौर पर क्रिटिसिज्म की कि इसका इम्पैक्ट बहुत ड्रास्टिक होगा। उन्होंने शॉर्ट और डायरेक्ट तरीके से बोला, इस क्लॉज के थ्रू वक्फ प्रॉपर्टीज के स्टेटस पे एक नया अनसर्टेनिटी आ गया है।
और पिटिशनर्स का कहना है कि इसका मिसयूज पॉसिबल है। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने भी मौजूद थे, जिन्होंने एक और इमोशनल पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि when you justify these changes, my lords have laid down a doctrine of proportionality. They say better effective management and they say certain persons were not registered as work by the user. If you have to achieve certain goals, there has to be a nexus. Where is the proportionality? अब आपको बता दें कि कोर्ट रूम में एक ट्विस्ट तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंटर की तरफ से मौजूद थे, ने बोला कि माय लॉर्ड्स, मैं कल अलॉटेड टाइम से कम में अपनी सबमिशंस कंप्लीट कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात रखी और कहा कि इंटरेस्टिंगली एक स्टेट वक्फ बोर्ड आपके सामने अपीयर हुआ है इन सपोर्ट ऑफ द वक्फ एक्ट 2025। ये एक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट भी था, क्योंकि जब एक स्टेट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट सपोर्ट करता है तो कोर्ट के लिए भी नुआंस्ड व्यू लेना जरूरी हो जाता है। हियरिंग अभी खत्म नहीं हुई है, कल फिर से कंटिन्यू होगी, लेकिन आज की हियरिंग ने क्लियरली दिखाया कि इशू सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, बल्कि रिलीजियस आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हिस्टोरिकल जस्टिस के अराउंड सर्कुलेट करता है। पर इस मामले में बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल का भी क्या कहना है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता की ओर से जो दलील दी गई है, कहा गया है इस पे स्टे लगाया जाए, इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। देखिए, अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में और कपिल सिब्बल जी को केवल ये कहना कि साहब ये वक्फ के प्रोटेक्शन के नाम पे बिल आया है, लेकिन वक्फ को ये कर्व करने वाला है, तो आखिर किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में? आज आर्टिकल 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी को 2013 में जब ये मंत्री थे कांग्रेस यूपीए में, उस समय सेक्शन 40 जोड़ करके वक्फ एक्ट में मतलब कोई प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया जा सकता था। आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर से संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि संविधान सुप्रीम है और अभी भी वहाँ पे केवल वो एक स्टे की बात कर रहे हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए तो कन्विंस करें। आज जो हमने अमेंडमेंट किया है, दोनों सदनों ने पारित करके एक कानून बना है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी को जो खुर्द-बुर्द लोग कर रहे थे उसका ठीक से रखरखाव हो, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के वामसी पोर्टल पे उसको रजिस्टर्ड किया जाए, सीएजी के द्वारा उसकी इनकम जो कोई उनके द्वारा निर्धारित ऑडिट इनकम को ऑडिट करें और उसका फ़ायदा गरीब, पसमानदा, विधवा महिलाओं को, बच्चों को मिले। तो आज इसलिए आया है कि आज इसका देश में इस वक्फ एक्ट में पहली बार वक्फ की प्रॉपर्टीज का फ़ायदा गरीब को मिलेगा, मुस्लिम्स को, आम को, ख़वातीन को, पसमानदा मुसलमान को मिलेगा। तो आखिर ये है, और ये कहना कि वक्फ की प्रॉपर्टी ले ली जाएगी किस धारा में? मैं चुनौती देता हूँ कपिल सिब्बल साहब कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की रहेगी। इस सरकार ने अगर अमेंडमेंट किया है तो केवल उसकी बेहतरी के लिए कि उसका ठीक से रखरखाव हो। मुतवल्ली लोग जब चाहते हैं उसको बेच देते हैं, कहीं मॉल बन जाता है, कहीं होटल बन जाता है, कहीं कोई प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को रोकने के लिए कदम उठाया है। और इसी को लेकर के आज देश में जिन लोगों का इंटरेस्ट या जिनको लग रहा है कि हमारे हाथ से निकल जाएगी वक्फ की प्रॉपर्टी के मालिक थे, क्योंकि वक्फ एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए वक्फ होता है। तो ये कपिल सिब्बल जी की दलील केवल एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में किसी लॉ के आधार पे नहीं, किसी आर्टिकल और सेक्शन के आधार पे नहीं, जैसे लगता है कि वो कहीं बाहर बोल रहे हों और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं।